नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले आपको एक ही बात बोलूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले ये दोनों लेसन्स को कंप्लीट करना, उसके बाद से यहाँ पर आना। ओके, तो चलो फिर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लेसन में जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट है उसको देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो आपका पार्टनरशिप फर्म है ना, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, X, Y और Z। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर्स में से अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, जैसे कि आपको बताती हूँ, सुनो। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, X, Y, Z। ठीक है, तो इसमें से समझ लो ये जो Z है ना, इसकी मृत्यु हो गई तो ये क्या हो गया? ये बिजनेस से कंपलसरी रिटायर हो गया, क्योंकि जो चला गया वो दोबारा लौट करके वापस नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो दोनों पार्टनर्स है ना, सर्वाइविंग पार्टनर्स, ये दोनों क्या करेंगे? बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसको आगे ये लोग चलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी इसकी मृत्यु हो गई तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो चला गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट वगैरह है, जो भी कैपिटल है, जो भी गुडविल है, ठीक है, वो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे और फिर वो पैसा हम किसको देंगे? ये तो चला गया तो किसको दिया जाएगा? तो जो उसका नॉमिनी रहता है, ठीक है, नॉमिनी मतलब इसका जो भी वारिस रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे? वो पैसा दे देंगे। समझ में आ रहा है आपको? और फिर उसके बाद बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करो और फिर जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो बिजनेस को चलाएंगे। तो बस यही होता है डेथ ऑफ पार्टनर। एकदम सिंपल सा और सीधा सा मीनिंग है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन में क्या होता था? पार्टनर आता था और रिटायरमेंट में पार्टनर जाता था और डेथ में भी पार्टनर जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो पूरा के पूरा जा रहा है ना। और यहाँ पे बस वही रिटायरमेंट के जैसा ही है, जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था ना। आप इसको समझो कि रिटायरमेंट और डेथ लगभग सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपको पता चलेगा आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। बाकी सब कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट के जैसा ही होगा। ओके, तो मीनिंग आपको समझ में आया ना? इजी है। चलो अभी आगे चलते हैं। देखो, अगर आपको यहाँ पे न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने रिटायरमेंट में किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना होता है। जैसे सपोज करिए कि बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, A, B, C। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:5:2। ठीक है, 5:5:2। अब जो ये C है ना, वो बिजनेस से रिटायर हो गया तो हम क्या करेंगे? रिटायर नहीं, इसकी डेथ हो गई, यानी इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसके हिस्से का ये जो रेशियो है ना, ये भी चला जाएगा। तो ये जो यहाँ पे 5:5 आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ A एंड B, यानी कि 5:5 क्या कहलाएगा? हमारा न्यू रेशियो कहलाएगा। समझे ना? ऐसे ही हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी कर रहे थे। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके हिस्से का सब कुछ निकाल दो और जो बचा वो क्या हो जाता है? न्यू रेशियो। ओके, समझे? चलो अभी आगे चलते हैं, गेन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो गेन रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बहुत सिंपल है, याद है ना आपको फॉर्मूला? बताओ क्या होता है गेन रेशियो? क्या होता है? तो देखो, ये C के जाने से इन दोनों को गेन हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी इसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो कौन लेकर के जाएंगे? तो ये दोनों पार्टनर्स अभी लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो इनको कितने का फायदा हो रहा है अगर आपको वो निकालना है तो कैसे पता चलेगा? देखो इसका फॉर्मूला क्या है आपको बताती हूँ। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने का। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? गेन रेशियो। क्योंकि जब ये गया तो इन लोग को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो न्यू रेशियो और माइनस ओल्ड रेशियो, यानी जब ये था तब इनको कितना मिलता था, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस करने का, और इस तरीके से आपको गेन रेशियो मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? इजी है ना? अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपको याद होगा रिटायरमेंट और एडमिशन में हम लोग कैसे करते थे? रिवैल्यूएशन करते थे ना असेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, आप तो जानते ही हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। यानी कि ये जो पार्टनर है इसका जो भी अमाउंट रहेगा उसको कैसे क्या करना है, यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या लिखा है। देखो, द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, नॉमिनी, एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी आप बोल सकते हो। एग्जीक्यूटर, नॉमिनी और एडमिनिस्ट्रेटर ये सब सेम ही होते हैं। ठीक है, तो उसके लोन अकाउंट में क्या करना होता है? हमको ट्रांसफर करना होता है। एंड इट इज पेड टू देम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर। सुनो अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो पार्टनर यहाँ पे डिजीज पार्टनर है, यानी कि जिस पार्टनर की मृत्यु हुई है, हम क्या करेंगे? उसके हिस्से का जो भी
अमाउंट रहेगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसका जो भी नॉमिनी है उसके लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है ना कि उसके लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं और उसको पे कब किया जाता है, जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती है ना। उसको कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, या फिर ऐसे कोई भी उठ करके आएगा बोलेगा कि हम इसके नॉमिनी है, इसके हिस्से का पैसा हमको दे दो, तो हम लोग दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा सब कुछ बताना पड़ेगा कि हाँ सच में आप इनके नॉमिनी हो। ठीक है, तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होने के बाद उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिसीज पार्टनर है उसका सब कुछ कैलकुलेट करो, फिर जो भी उसका नॉमिनी है उसके लोन अकाउंट में क्या करते हैं, अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, अभी बस आपको जितना बता रही हूँ आप उतना समझते जाइए। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बस इतना ही हमें सीखना था, और बाकी जो कुछ भी है सब पिछले चैप्टर्स के जैसा ही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, जैसे हम लोग पहले किया करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, समझे ना। और देखो एक और बात बताती हूँ, एक और बात सुन लो, ये जो आपका पार्टनर है, जिस दिन इसकी मृत्यु होती है ना उसी दिन जो इसका अमाउंट है ना, इसके हिस्से का अमाउंट क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है। ठीक है, तो उस दिन से लेकर के जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते, यानी नॉमिनी को पैसा नहीं दे देते, पेमेंट नहीं कर देते, तब तक आपको क्या करना होता है, 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि जिस दिन इसकी मृत्यु हुई ना उसी दिन इसका अमाउंट क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है। तो इसीलिए अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट से बचना है तो क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द इसके हिस्से का जो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह है सब कैलकुलेट करो और फटाफट से पेमेंट कर दो। ठीक है, नहीं तो फिर आपको 6% का ब्याज देना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। समझ में आया आपको? यस, तो यहाँ पर जो कुछ भी बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया है, बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन।